डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.27। लेकिन इनसे पहले हमें एक और चीज़ देखनी होगी। हमको क्या देखना होगा इस क्वेश्चन नंबर 1.27 से पहले एक डेरिवेशन करना होगा। क्या? असमान वैद्युत क्षेत्र में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल को देखना होगा। क्या चीज? असमान वैद्युत क्षेत्र में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। ठीक है ना, ये हमको देखना पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं कैसे इसको हम समझ पाएंगे। बहुत ज़रूरी है इसको समझना। आप देख लें, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। स्पेस में ये एक्स एक्सिस यानी आई कैप, वाई एक्सिस यानी जे कैप, जेड एक्सिस यानी के कैप। आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। मान लीजिए इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस डाइपोल की जो लेंथ है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वो डीएल है। मैंने वेक्टर फॉर्म में उसके पोजीशन वेक्टर को लिखा है डीएल वेक्टर। ओके, एंड ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। आपको बता देते हैं क्या चीज कि अगर हम कंसीडर करें कि इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर है, एंड यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, अगर आप मेजर करें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर हम मान लेते हैं। आपको बता दें कि इस डीएल लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हम आपको मिल पा रहा है उसको हम डीई वेक्टर मान लेते हैं बतौर चेंज फ्रॉम E1 टू E2। ठीक है ना, यानी अगर हम आपसे सिंपली एक चीज कहें तो लिख सकता हूं मैं यहां से E2 वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस डीई वेक्टर। इसको यहां से लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, उसके बाद मैं आपसे यहां से एक चीज और दिखा दूं। अगर आप चाहें तो इस डीई वेक्टर की वैल्यू को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। ओके, अब आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूं कि मैं इतना समझता हूं क्या चीज कि फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई वेक्टर। ओके, ये आप जानते हैं। और इस ई वेक्टर की वैल्यू की अगर आपसे बात करें बेटा, तो आपके लिए ई जितनी दूर में आपका डाइपोल रखा हुआ है उसमें मैं मानता हूं कैसे, इस तरीके से Q इंटू डीई वेक्टर। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दें। हम सवाल को आगे जब रेगुलेटरी तौर पर वर्क करेंगे तो यहाँ से डीई वेक्टर की वैल्यू लेकर आएंगे। ओके बेटा, ज़रा सा हम डीएल वेक्टर को इसको कंपोनेंट के फॉर्म में अगर लिख दें डीएल वेक्टर को, तो लिखेंगे डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड क्या बेटा के कैप। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया इसके कंपोनेंट के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में डीएल वेक्टर को। उसके बाद आपसे एक चीज क्या कहते हैं, जरा सा ये देखें,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है ना। आपसे एक चीज अगर हम कहें कि अगर ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज की रेट है वो डेल एक्स ऑफ ई वेक्टर है, ठीक है ना, तो टोटल dx डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब अगर कहें कि y एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की जो रेट है वो डी वेक्टर अपान डेल y है, तो टोटल कितना चेंज हुआ, कितने डिस्टेंस में, dy डिस्टेंस में, वो इससे निकल जाएगा। अब देखें अगर हम ये मान के चलें क्या बेटा कि कितना चेंज हो रहा है किसमें, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जेड एक्सिस के अलाउंग कितना चेंज हो रहा है, या चेंज की जो रेट है वो डेल डेल जेड ऑफ ई वेक्टर, और टोटल चेंज को इसको डी जेड से मल्टी करा के निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे बेटा, ये आएगा क्या डेल एक्स और फिर आ जाएगा ये डी एक्स और फिर आ जाएगा डेल डेल एक्स प्लस डी वाई और फिर आ जाएगा डेल डेल वाई, फिर बेटा आ जाएगा डी जेड और डेल डेल जेड। मैं यहाँ से एक चीज़ कॉमन करूँगा वो है डी ई वेक्टर, ये हमारा आ गया डी ई वेक्टर। उसके बाद हम आपसे कुछ और कहना चाहेंगे कि जरा सा मैं एक ऑपरेटर को आपको दिखाऊंगा, इसके बारे में आप शायद पहले से ना जानते रहे हों। इस ऑपरेटर के बारे में आप शायद इस ऑपरेटर के बारे में पहले से ना जानते रहे हों, लेकिन आज आपको इस चीज़ को जानना पड़ेगा इस ऑपरेटर के बारे में। ये होता है डेल एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। थोड़ा सा यूपी बोर्ड के बच्चे इंडियंस जो होते हैं वो इतना ज़्यादा डीप इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। ये एक ऑपरेटर है जिसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। मैं आपको आगे इस ऑपरेटर के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है बेटा। आइए ज़रा सा हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं इस बोर्ड को डिलीट करने के बाद। ये देखिए बेटा, आपको इस डीएल वेक्टर का मल्टी कराएं इस ऑपरेटर से, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इस ऑपरेटर के ऊपर भी ऐसे क्या लगा सकते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप लगा देंगे, लेकिन ना लगाएं तो ही बेहतर है, ठीक है ना। तो आइए जरा सा मल्टी कराते हैं। वो ऑपरेटर अपने आप में एक वेक्टर है, डीएल वेक्टर मल्टी इस ऑपरेटर को दिखाते हैं। क्या चीज़, अगर कराते हैं मल्टी तो क्या होगा, ये देखें, आई कैप का आई कैप से मल्टी होगा 1 हो जाएगा और आ जाएगा डी एक्स डेल एक्स प्लस आप जे का जे से करा देंगे 1 आ जाएगा डी वाई डेल जेड, फिर डी जेड डेल जेड। इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल गई किसकी, इस डीएल वेक्टर डॉट किसकी, ऑपरेटर की। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस पूरी वैल्यूज़ को अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, तो यही है, यहाँ से डी ई वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको मिल जाएगा ये डी ई वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ देखें यही ये चीज़ है बेटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये डी एल वेक्टर डॉट ये बेटा आ गया, और ये मल्टी यहाँ पर मैंने अभी कॉमन निकाला था थोड़ी देर पहले, ये कहाँ से, ये मैंने कॉमन निकाल लिया था ना, क्या चीज़, ई वेक्टर मैंने कॉमन निकाला था, ई वेक्टर मैंने कॉमन निकाल लिया था। ये यहाँ पर क्या बच रहा है बेटा, ई वेक्टर, ये मैंने कॉमन निकाला ही था। यहाँ से देख लें, इस आप डी ई वेक्टर की वैल्यू को उठाएं और आपको कहीं क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया था मैंने, वहाँ चले, यानी जहाँ आपको एफ वेक्टर दिखाया था, लिखा था क्यू डॉट डी ई वेक्टर, तो डी ई वेक्टर की वैल्यू लिखते क्या, डी एल वेक्टर ई वेक्टर, ठीक है ना, ऐसे ही कर दें। तो अब आप देख लें अगर, तो Q इंटू डी एल, क्यू इंटू क्या बेटा, डी एल, सबको पता है Q इंटू डी एल बराबर P वेक्टर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे कर दें और ये हो गया आपका ई वेक्टर। यानी इस तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर लगने वाला ये क्या है, फोर्स है। यानी हम जनरली इस फोर्स को ऐसे
अडॉप्ट करेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट क्या बेटा ई वेक्टर। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। लेट्स सी व्हाट विल बी द फोर्स। अब देखें आप न्यूमेरिकल 1.27 क्या कह रहा है। देखें इस प्रश्न में कह रखा है कि दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में, दिक् स्थान मतलब आप समझ जाएं कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आपका मौजूद है, एक्स वाई जेड। ठीक, कह रहा है कि किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड एक्स के अनुदिश है। विद्युत क्षेत्र सब जगह इसके अलांग है, जेड एक्सिस के अलांग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि जेड एक्सिस के अलांग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर क्या कह रखा है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र नियत नहीं है, बदल रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बदल रहा है। तो कह रहा है कि जेड अक्ष के अनुदिश 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना बेटा, प्रति मीटर की दर से वृद्धि होती है। जेड अक्ष के अनुदिश जो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आप लिख सकते हैं डेल डेल जेड। ठीक है ना, ये 10⁵ न्यूटन पर कूलाम पर मीटर, ये बेटा 10⁵ न्यूटन पर कूलाम पर मीटर, इसी रेंज से इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमें कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं इसकी, बहरहाल लिख दिया मैंने। ठीक है ना, फिर क्या चीज़ कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है। कह रहा है वह निकाय जिसमें ऋणात्मक जेड अक्ष की दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण, ऋणात्मक जेड अक्ष की दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलाम मीटर। आप पहली बात तो ये सोच लीजिए कि ऋणात्मक जेड अक्ष की दिशा में, ठीक है ना, कितना 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर के बराबर द्विध्रुव आघूर्ण है भैया। तो पी जेड एक्सिस के अलांग, ठीक है, कितना 10⁻⁷ कूलाम मीटर। ठीक है ना, इस तरीके से आपको दे रखा है क्या, ये पी जेड एक्सिस के अलांग आपको क्या दे रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलिए। फिर क्या चीज कहते हैं, फिर कह रहा है कि कह रहा है कितना बल इसको अनुभव होगा और कितना बल आघूर्ण का अनुभव करता है। मतलब इस डाइपोल पर जो यहाँ रखा हुआ है डाइपोल, इस डाइपोल पर कितना फोर्स लगेगा ये भी पूछ रखा है, और कितना बल आघूर्ण लगेगा यानी टाउ लगेगा। तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, फोर्स तो बड़ी आसानी से अब आप निकाल सकते हैं। फोर्स आपको मैंने दिखाई दिया कि पी एक्स एक्सिस के अलांग वाला, और क्या चीज बेटा, ये डेल डेल ई अपान जेड। ठीक है, ये बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। कैसे, पी एक्स एक्सिस के अलांग 10⁻⁷ कूलाम मीटर, और डेल डेल ई डेल जेड आपका 10⁵ न्यूटन पर कूलाम मीटर। मीटर मीटर कूलाम कूलाम कट जाएगा, ये 10⁻⁻² न्यूटन आ जाएगा। ये आपका फोर्स आ गया बेटा। ठीक है ना, अब उसके बाद अगर आपका फोर्स आ गया, जरा सा एक प्रश्न है सोचने की बात कि फोर्स किस एक्सिस से अलांग होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको बता दें, ये जो आपको दे रखा था, ये ऋण जेड अक्ष के लिए दे रखा था। ठीक है ना, ऋण एक्स अक्ष के लिए आपको दे रखा है बेटा, सिंपली एक्स अक्ष के लिए नहीं। अगर आप इस पर वेक्टर लगाते बेटा तो यहां लिखते क्या, माइनस क्या, ये ऋण जेड अक्ष का माइनस आप यहां पर क्या लिखते, के कैप लिखते। ठीक है ना, और यहां पर अगर आप डायरेक्शन दिखाएंगे ना तो यहां आप लिखेंगे क्या, के कैप लिखेंगे, और तब आप जब दोनों को मल्टी कराएंगे तो जो आंसर आएगा बेटा वो किस में आ जाएगा, के कैप माइनस में आएगा। ठीक है ना, ऐसे माइनस जो दिखाता है कि जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, माइनस किधर, के कैप। ठीक है ना, माइनस जेड एक्सिस के अलांग लग रहा है, माइनस जेड एक्सिस के अलांग वही दिखाता है। कौन दिखाता है, ये वाला माइनस चिन्ह दिखाता है इस चीज को। आगे देख लें बेटा, अब आगे क्या चीज कह रखा है कि मल्टीप्लिकेशन कराना है आप करा लीजिएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि बल आघूर्ण बता दीजिए टाउ। तो टाउ तो बहुत इजी है, कैसे निकलेगा, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। अब आप देख लें पी ई और साइन थीटा। अब आप देख लें जो पी है, कहाँ गया पी ई साइन थीटा, पी आपका माइनस के कैप, ठीक है ना, जेड एक्स एक्सिस, वो भी माइनस जेड एक्स एक्सिस। इस माइनस का यही मतलब बेटा, माइनस के कैप। ठीक है ना, तो माइनस जेड एक्सिस में, और ई जो है आपका प्लस जेड एक्सिस पर है, दोनों के बीच एंगल किधर हो गया, एक प्लस जेड और
एक जो है माइनस जेड, ई आपका इधर है और पी आपका इधर है, तो एंगल 180 डिग्री हो, जैसे साइन 180 लिखोगे तो ऐसे आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा।